दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब जम्मू कश्मीर में भी एक ब्लास्ट हो गया है और जो कनेक्शन निकल के सामने आ रहा है वो कांग्रेस से निकल के आ रहा है। जो कांग्रेस बार बार ये कह रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, अब वो खुद ही उसमें फंसती हुई नजर आ रही है। कैसे फंसती हुई नजर आ रही है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्स रो ऑफिसर एन के सूद सर जुड़े। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, बात तो ये हो रही थी कि दिल्ली में बम विस्फोट हो गया, कार विस्फोट जो भी किया था, अब जम्मू कश्मीर में एक विस्फोट हुआ है और कांग्रेस से इसका किस तरीके से कनेक्शन निकल के आ रहा है, इसके ऊपर मैं आपसे जानना चाहूंगा ताकि लोगों को बताया जा सके जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था उसका असली कारण क्या है। क्या वो बिहार था या कुछ और था, बिहार इलेक्शन था? देखिए, कांग्रेस का कनेक्शन है उसके बारे में हम बात करेंगे कि कांग्रेस का कैसे कनेक्शन है। ये जो ब्लास्ट हुआ है दिल्ली के अंदर 9 नवंबर को ब्लास्ट हुआ, जब एक उमर नाम का आदमी, डॉक्टर उमर, वो I-20 लेके जा रहा था। और जब I-20 लेके जा रहा था तो एकदम वहां पे विस्फोट हो गया। विस्फोट में 12 लोग मारे गए और 30 के करीब लोग यहाँ पे इंजर्ड हो गए। बहुत सी अटकलें लगाई जा रही है इस ब्लास्ट के बारे में कि ये उसका प्लान नहीं था। एक्चुअली जब बहुत से लोग पकड़े जाने लगे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में कुछ डॉक्टर पकड़े गए और उसी तरीके से जैसे फरीदाबाद के अंदर एक डॉक्टर पकड़ा गया जिसके पास बहुत सा असला पड़ा था, अमोनियम नाइट्रेट पड़ा था। तो उमर जो उसके पास था, ये भी एक डॉक्टर था, वो एक I-20 कार लेके भाग गया वहां से और भाग करके दिल्ली के डिफरेंट एरियाज में घूमता रहा। ये इसने पहले अपनी गाड़ी का पोल्यूशन चेक कराया। पोल्यूशन चेक का मतलब था कि बेसिक अगर यहाँ पे पुलिस पकड़े तो उसको पोल्यूशन का सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। पुलिस देखती है आपका ड्राइविंग लाइसेंस या आपकी आरसी, साथ में पोल्यूशन चेक। तो इसलिए सेफ हो गया और उसके बाद दिल्ली के अंदर एंटर होकर के जगह जगह घूमता रहा। ये कनॉट प्लेस के अंदर भी गया, लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा था क्या करे, क्योंकि घबरा गया था ये कि इसके सारे साथी पकड़े जा रहे थे। उसको पता था कि मैं भी पकड़ा जाऊं तो ये कनॉट प्लेस में रहा, लेकिन वहां से चल निकल गया। और उसके बाद जाकर के ये सुनहरी मस्जिद के पास इसने गाड़ी पार्क कर दी दोपहर के 3 बजे के आसपास और वहां वेट करता रहा 4 घंटे। जब शाम का टाइम हुआ तो अपनी गाड़ी लेकर के वहां से निकल गया और मेन रोड पे आकर के इसकी गाड़ी में ब्लास्ट हो गया। तो बहुत से लोग कहते हैं ये जो ब्लास्ट था ये जानबूझ के नहीं किया, हो गया। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। सर, ये सुनहरी मस्जिद में ही क्यों रुका? वहां पे क्यों, कनॉट प्लेस में भी गया था और कहीं भी रुक सकता था। देखिए, अगर ये आदमी मुसलमान था और अगर इसकी गाड़ी की थोड़ी सी भी शक हो जाता तो कनॉट प्लेस में पुलिस की प्रेजेंस ज्यादा होती है, इसकी गाड़ी को चेक कर लिया जाता और इसको मुसलमान देख करके, क्योंकि दाढ़ी वाला था, तो इसको पकड़ भी सकते थे। तो वहां से जाकर के ये चला गया चौधारी मस्जिद पे, जहां पे सारे दाढ़ी वाले, मुस्लिम एरिया है, और पार्किंग में खड़ा रहा। लेकिन अगर वहां से निकल गया, ये निकला क्यों? निकला इसलिए कि उस टाइम पे 7 बज गए थे शाम के, और 7 बजे शाम को रेड फोर्ट के एरिया के अंदर, क्योंकि सुनहरी मस्जिद रेड फोर्ट के काफी क्लोज है, तो जब निकला वहां पे तो रास्ते में भीड़ भी थी, तो इसने अपनी गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया। और बहुत से लोग कहते हैं कि इसकी गाड़ी ब्लास्ट हो गया। अगर इसकी गाड़ी में ब्लास्ट इससे नहीं करना था तो सुनहरी मस्जिद में खड़ा रहता। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चांदनी चौक पे जाकर के ब्लास्ट करता, वहां पे और ज्यादा भीड़ होती है। लेकिन अगर चांदनी चौक के अंदर जाता, वहां तो ज्यादा मुश्किल होता है। जाता तो वहां पे सारे के सारे ज्यादातर मुस्लिम्स होते, 60% पॉपुलेशन वहां पे मुस्लिम होती है, तो वहां पे मुस्लिम मरते। लेकिन रेड फोर्ट के जो एरिया के अंदर या मेन रोड पे, वहां पे ऑफिस से लोग उसी टाइम पे बाहर निकलते हैं और गाड़ियों में जाते हैं, और ज्यादातर जो मारे गए नेचुरली हिंदू मारे गए, और 1-2 मुस्लिम वो मारे गए जो वहां पे ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा लेकर के घूम रहे थे। तो जो ज्यादा नुकसान हुआ हिंदुओं का, और इनका पर्पस ही था हिंदुओं को नुकसान करना। और जो एक्चुअली इनका पर्पस था, जो टेरर अटैक करना था, वो करना था 6 दिसंबर को, जो आपका दिन आता है जब बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया था। लेकिन क्योंकि इनके साथी पकड़े गए, एक तो जम्मू कश्मीर में पकड़े गए, फिर फरीदाबाद के अंदर पकड़े गए, और इनका जो नेटवर्क था पूरा टूट गया था। वाले दिन ही क्यों करना था सूद सर? वो हाईलाइट करना बाबरी मस्जिद को, क्योंकि इनका तो यही है ना, ये तो कहते हैं कि हमारी बाबरी मस्जिद थी, एक्चुअली वहां पे राम मंदिर बन गया। तो ये एक्चुअली इंडिया से बदला लेना चाहते थे। और जो लोग कहते हैं कि ऑटो में अचानक हो गया, अचानक नहीं हुआ, इसने जानबूझ के ब्लास्ट किया, क्योंकि उसको पता था अभी नहीं तो 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद पकड़ा जाएगा। और उस टाइम पे इसकी एक गाड़ी तो पकड़ी गई, आइडेंटिफाई हो गया ये। लेकिन बाद में एक और गाड़ी निकली, वो भी पकड़ी जा चुकी थी। फिर एक निकला कि रेड की कलर की स्पोर्ट्स कार है, उसको फरीदाबाद के अंदर, क्योंकि उससे बड़ी चिंता हो गई कि उसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है। लेकिन उसको कुछ घंटे के बाद पकड़ लिया गया। गाड़ी को एक विलेज के पास खड़ी थी फरीदाबाद में। फिर एक चौथी गाड़ी का नाम भी आ गया। चौथी गाड़ी कहां पकड़ी गई? वो पकड़ी गई अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर। अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर सारी प्लानिंग की गई थी, और जब सारी गाड़ियां पकड़ी गई तो अब ये भी अंदाजा लगाया जाता है कि और कौन से
अभी तक 15 लोग पकड़े जा चुके हैं और ये उम्मीद लगाई जा रही है बहुत से और लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन मीन टाइम एक और हो गया कि एक आपका एक और अटैक हो ब्लास्ट हो गया, गया ना अभी। ब्लास्ट, हाँ एक और ब्लास्ट हो गया, वो हो गया कश्मीर के अंदर। और यहां पे भी चिंता लगाई जा रही थी कि टेररिस्टों ने तो एक और हमला कर दिया। लेकिन जब इंक्वायरी हुई तो पता चला कि ये जो अटैक हुआ है वो हुआ है नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर जम्मू एंड कश्मीर में। और ये जितना भी यहाँ पे एमुनिशन या अमोनियम नाइट्रेट या दूसरे केमिकल्स को इकट्ठा किया गया था फरीदाबाद के अंदर, उनको शिफ्ट कर दिया गया कश्मीर के अंदर बाय टाटा 407 मिनी ट्रक्स, रोड के रास्ते एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर रख करके। और पिछले 2 दिन से काम किया जा रहा था क्योंकि जो एक्सप्लोजिव थे उनको पैक किया गया था छोटे छोटे बैग्स के अंदर और इनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था वहां पे फॉरेंसिक साइंस की लेबोरेटरी FSL जो जम्मू के अंदर है, वहां पे इसको एग्जामिन करना था। लेकिन नवंबर 14 की रात को 11:22 पे ये एम्यूनिशन फट गया, यानी कि वहां पे ब्लास्ट हो गया जिसके अंदर 9 पुलिस वाले मारे गए और कम से कम 27 इंजर्ड हो गए और पूरा पुलिस स्टेशन डिस्ट्रॉय हो गया। और इसके ऊपर भी बहुत सी चिंता है कि क्या किसी की गलती हो गई या क्या हुआ, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि एक्चुअली क्या हुआ। लेकिन एक और बात, एक और नाम, देखिए बहुत से डॉक्टर पकड़े गए लेकिन एक जो मेन डॉक्टर है जिससे हम कहते हैं कि क्या कनेक्शन है इनका और कांग्रेस से, वो है जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो यहां पता चला कि जो अल फराद यूनिवर्सिटी है उसका जो हेड है, जो उसको हेड करता है या उसका चेयरमैन है, वो भी एक मुस्लिम डॉक्टर है और वो मुस्लिम डॉक्टर के कनेक्शन थे कांग्रेस के साथ। कैसे? यानी कि 2014 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी हरियाणा के अंदर, उस टाइम पे उसने अपनी यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करा लिया तो हुड्डा के मतलब क्या द्वारा। ये, अच्छा सूद सर, ये जो आप बता रहे हो, और ये जो यूनिवर्सिटी है इसको रजिस्टर किया गया था, ऐसा बताया जाता है कि चुनाव से पहले हड़बड़ी में ये किया गया था, क्या ये बात सही है? बिल्कुल, देखिए ये एक्चुअली एक जवाद अहमद सिद्दीकी, वो चेयरमैन है अल फलाह ट्रस्ट के, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी को रन करते हैं। वो करप्शन के केस में इन्वॉल्व थे, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। वो एक टाइम पे टीचर थे जामिया के यूनिवर्सिटी जामिया कॉलेज के अंदर दिल्ली में जो है, और उनको जेल भेज दिया गया था फ्रॉड करने के चक्कर में। लेकिन इसी चक्कर में उन्होंने बहुत से पैसे इकट्ठा कर लिया था और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, एक मेडिकल कॉलेज खोले, एक हॉस्पिटल खोला और यूनिवर्सिटी खोली। और मई 2014 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट हट रही थी दिल्ली के अंदर, कांग्रेस बीजेपी की गवर्नमेंट आ रही थी, उससे कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करा लिया जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे चीफ मिनिस्टर हरियाणा के। अदरवाइज इसको कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, पूरी कोई वेरिफिकेशन नहीं की गई इस यूनिवर्सिटी की, क्योंकि हरियाणा में रजिस्टर हुई तो इनका पूरा कंट्रोल था। पूरी उस टाइम पे जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था वो थी कांग्रेस की गवर्नमेंट। तो इसीलिए इसके बाद कहा जाता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट का कंट्रोल था। फिर यहाँ पे बहुत सी रेगुलेटरीज चल रही थी, अब भी उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इवन ईडी पहुंच चुकी है यहाँ पे। और इसका जो हेड है या जो ट्रस्ट जो चेयरमैन है उसको भी अरेस्ट करने की बात चल रही है, क्योंकि सारी की सारी प्लानिंग की गई थी अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ करके, या और यही पे सारा काम किया जा रहा था। और ये हो नहीं सकता कि इसका जो चेयरमैन है उसको पता रहा, क्योंकि बहुत से कश्मीरी डॉक्टर थे यहाँ पे, बहुत बाकी जो सारे थे मुस्लिम डॉक्टर थे मोस्टली। अच्छा तो सूद यहाँ सर, पे एक जो डॉक्टर पकड़ी गई है शाहीन जिसका नाम है, उसको ये बताया जाता है कि वो कहती है कि मैं एक तरीके से टाइम पास करती थी 3-4 बजे तक, तो उसके बाद आखिरी असल का जो काम होता था वो शुरू होता था, यानी कि वो जो जिहाद सिखाना या जो प्लानिंग होनी सारी, क्या उस टाइम पे होती थी? देखिए होता क्या है कि जितने भी टेररिस्ट होते हैं, आप देखो ना, किसी टेररिस्ट के बारे में बात करो जो अपने कश्मीर के बाहर रहता है, उसका जो काम होता है नॉर्मल होता है। अगर आप इंटेलिजेंस के लोगों की बात करो तो इंटेलिजेंस के लोग जहां काम करते हैं, कहीं पे उनका काम पोस्ट किया जाता है, तो वहां पे जो काम करते हैं नॉर्मल तरीके का काम करते हैं। लेकिन अपना नॉर्मल काम पूरा करने के बाद वो कवर जॉब को पूरा करने के बाद दूसरा काम करते हैं, यानी कि इंटेलिजेंस का काम करते हैं। और अपने नॉर्मल काम के टाइम में किसी न किसी को सोर्स बनाते हैं, किसी को जान पहचान रखते हैं, उसके बाद इंफॉर्मेशन लेने का काम करते हैं। और इसी तरीके से जितने भी टेररिस्ट, आपने देखा होगा कि जब रशिया के अंदर एक अटैक हुआ था उनके एयरपोर्ट पे, तो एक यूक्रेन का आदमी वहां पे रहता था, बिजनेस करता था, किसी को उस पर शक नहीं था क्योंकि उसकी नॉर्मल लाइफ थी। ये तो है नहीं कि जो टेररिस्ट है बंदूक लेके घूम रहा है, कश्मीर तो है नहीं जहां पे बंदूक लेके घूमोगे। ये बेसिकली नॉर्मल तरीके से रहते हैं, कम लोगों से बात करते हैं, सिर्फ सिलेक्टेड लोगों से बात करते हैं। और अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर एक कमरे के अंदर इनकी मीटिंग हुआ करती थी। और जो आप बात करते हैं डॉक्टर शहीना की, जिसको लखनऊ से अरेस्ट किया गया, ये भी चुपचाप रहती थी। इसका पहले अपने हस्बैंड से डाइवर्स हो गया था, फिर एक डॉक्टर के साथ इसके रिलेशन चल रहे थे, एक और डॉक्टर जो
आतंकवादी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो देखिए काम करने का तरीका यही होता है। अभी तभी तो आप स्लीपर सेल कहते हैं कि वो अपना चुपचाप काम करते हैं, अपने आप तैयारी करते हैं, क्योंकि ये पिछले कुछ 2-3 साल से अमोनियम नाइट्रेट को इकट्ठा कर रहे थे, बाकी और केमिकल्स को इकट्ठा कर रहे थे। कहीं से 5 किलो, कहीं से 10 किलो लेकर के इन्होंने 3000 किलो का अमोनियम नाइट्रेट और बाकी केमिकल्स को इकट्ठा कर लिया था। और उसको ये यूज करना चाह रहे थे 6 दिसंबर को कि ये गाड़ियां जाएंगी जगह-जगह के अंदर। दिल्ली के अंदर कम से कम इनकी प्लान थी, यहाँ पे 10-12 जगह में यहाँ पे अटैक किया जाए। और वही सिचुएशन करना चाहते थे जो आपके 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट के अंदर हुई थी। यानी कि जगह-जगह ब्लास्ट हो। इनका पर्पस था कि दिल्ली को दहलाना, गवर्नमेंट को बदनाम करना और अपने एजेंडे को पूरा करना कि यानी कि जो इनका काम था कि राम मंदिर के ऊपर अटैक करना। फिर साथ में एक और इनका ग्रुप था जो जिसका लिंक था आईएसएस खुरासान के साथ, उसको गुजरात एटीएस ने अरेस्ट कर लिया। उसके पास कुछ केमिकल्स थे, वो केमिकल को उसने मिक्स करना था पानी के अंदर, पॉश एरिया के अंदर दिल्ली के अंदर, और साथ में प्रसाद के अंदर आपका जो टेम्पल है, राम टेम्पल या दूसरे टेम्पल, क्योंकि उसका ना तो खुशबू होती है ना उसका कलर होता है। और अगर ये उसका एजेंडा पूरा हो जाता तो बहुत बड़ा काम हो जाता, यानी कि पूरा का पूरा दिल्ली दहल जाता। ये उस एरिया में अटैक करना चाहते थे जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन मिनिमम हो या होना, जैसे वीआईपी एरिया। लेकिन अगर कोई कहता है कि निजामुद्दीन के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन निजामुद्दीन के अंदर तो कभी करेंगे नहीं, क्योंकि वो वहां पे सारे के सारे मुस्लिम रहते हैं। तो ये जो हार्म करना चाहते हैं हिंदुओं को। और आज देखते हैं कि यहाँ पे लव जिहाद का भी केस होता है, लड़कियों को फंसाया जाता है। सारा का सारा जो प्लान है, सारा का सारा प्लान, सारा का सारा जो प्लान है वो है इंडिया को कन्वर्ट करना या गज़वे हिंद करना हिंदुस्तान के अंदर, यानी कि हिंदुस्तान को एक मुस्लिम कंट्री बनाना। जो लोग इसको समझ नहीं रहे आज तक, वो पछताएंगे अगर उन्होंने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया कि जिसकी पाकिस्तान का एजेंडा क्या है। पाकिस्तान का एजेंडा है लव जिहाद करना या दिल्ली इंडिया को कन्वर्ट करना एक मुस्लिम कंट्री के अंदर। और इसके अंदर टर्की भी इन्वॉल्व है। टर्की के अंदर एक टाइम पे इनकी पूरा कंट्रोल था मुस्लिम का, बहुत से गल्फ के अंदर कोई कंट्रोल था। इजराइल जो है वहां पे भी इनका कंट्रोल था। उस टाइम पे इनकी जो गवर्नमेंट थी वो यही काम करती थी, लेकिन वर्ल्ड वार 1 के बाद इनका एजेंडा फेल हो गया, उसके बाद टर्की टूट गया। लेकिन टर्की आज पिछले 10-15 साल से यही काम कर रहा है, मिलिटेंसी को प्रमोट कर रहा है, इस्लामिज्म को प्रमोट कर रहा है और अपना पूरी कोशिश कर रहा है किसी ना किसी तरीके से अपने जहर को फैलाना पूरे वर्ल्ड के अंदर। और इसके अंदर टर्की भी इन्वॉल्व है, क्योंकि जो 3 डॉक्टर है, इवन जो डॉक्टर उमर के साथ बाकी तो डॉक्टर वो टर्की भी गए थे कुछ साल पहले। अब बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि टर्की जाने की परमिशन क्यों दी। हम किसी को रोक नहीं सकते अगर कोई टर्की जाना चाहता है या पाकिस्तान जाना चाहता है, लेकिन जब उसकी चीजें नोटिस में आती है तो उसको यूज किया जाता है। जैसे एक वांगचुक की बात होती है जो आपका लेह के अंदर था कि इसको पाकिस्तान क्यों जाने दिया, सोनम वांगचुक पाकिस्तान क्यों जाने दिया। उसने परमिशन मांगी थी पाकिस्तान जाने के लिए एक क्लाइमेट चेंज की एक मीटिंग के लिए, हमने परमिट कर दिया। लेकिन वहां जाके उसकी पूरी हमने कुंडली छान ली कि क्या कर रहा था। जब मौका आया तो उसको पकड़ लिया और साथ में इसको प्रेजेंट किया एज एविडेंस कि वो पाकिस्तान के अंदर ऐसे के लोगों से मिला था। तो जो इंटेलिजेंस एजेंसी है फ्री हैंड देती है किसी को भी, उसके बाद जब मौका आता है तो उसको पकड़ती है, जब पकड़ती है तो फुल प्रूफ केस बना के पकड़ती है। इस टाइम पे 17 लोग इससे पकड़े जा चुके हैं। और इस टाइम पे जो लोग एमबीए करने के लिए पाकिस्तान गए थे या बांग्लादेश गए थे, उनकी भी कुंडली खोली जा रही है। और बहुत से लोगों को कानपुर से पकड़ा जा रहा है, जो कुछ स्टूडेंट थे जिनके इनसे लिंक थे। और कुछ लोग कहते हैं इनका फैमिली से कोई लिंक नहीं था, फैमिली वाले तो डिनाई कर रहे हैं, लेकिन फैमिली वालों को भी इसके ऊपर टास्क में लिया जाएगा, क्योंकि इनकी फैमिली को भी पता था कि क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात है, उड़ा दिया ना, अब वो उमर का घर उड़ा दिया जिसने दिल्ली के अंदर ब्लास्ट किया था, यानी कि जिसने 9 नवंबर को ब्लास्ट किया था चांदनी चौक पे, रेड फोर्ट पे, उसका घर को उड़ा दिया है पुलवामा के अंदर। और गवर्नमेंट ने एक तो बदला ले लिया, लेकिन गवर्नमेंट का प्लान है किसी को छोड़ना नहीं है। और इस टाइम पे एक स्क्वाड बनाई जा रही है रॉ के द्वारा, सुसाइड स्क्वाड, जो इन आतंकवादियों को डील करेंगे अपने तरीके से, चाहे पाकिस्तान में बैठे हो, चाहे टर्की में बैठे, चाहे कहीं और बैठे हो। अब रॉ की जो स्क्वाड है, सुसाइड स्क्वाड, वो रेडी हो चुकी है। और जो रॉ के चीफ थे उनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया सिक्योरिटी, सेक्रेटरी सिक्योरिटी का भी, ताकि वो अपना एजेंडे को पूरा कर सके। और इस टाइम पे रॉ को स्ट्रेंथन किया जा रहा है अपने एजेंडे के लिए, यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ या टेररिस्टों के खिलाफ या जो कंट्री हमारे खिलाफ काम करती है उसके खिलाफ पूरे तरीके से तैयार करके बदला लेने की पूरी तैयारी की जा रही है। मतलब जो कांग्रेस का कनेक्शन निकल के सामने आ रहा है, यानी कि चुनाव में जब मोदी जी आए उससे तुरंत पहले, जस्ट पहले ही एक यूनिवर्सिटी को दे दिया जाता है, एक तरीके से रजिस्टर कर दिया जाता है ताकि उस पे कुछ शक ना किया जा सके। और वही कांग्रेस आज सामने आके कह रही है, वही कांग्रेस कह रही है कि
चुनाव के आसपास ही क्यों ब्लास्ट होते हैं? तो अब मुझे चुनाव एक के और बात आसपास बताओ। ब्लास्ट हो गए तो क्या बीजेपी ने करवाए सूद सर्वे? समझ नहीं आया इसका। सिर्फ इस बात से कनेक्शन निकाल सकते हैं क्या बस वो यूनिवर्सिटी रजिस्टर हुई थी? क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि जब जब भी चुनाव आते हैं उसके आसपास होता है, तो इसमें तो बीजेपी का हाथ हो सकता है। बेसिकली आपने बगैर वेरिफिकेशन के यूनिवर्सिटी को कैसे रिकॉग्नाइज करा दिया यूजीसी से? और दूसरी बात एक और आती है, आपने देखा होगा इलेक्शन के टाइम में भी राहुल गांधी की क्या स्टेटमेंट्स आ रही थी कि हमारा देश जो है एक मिट्टी के तेल के ऊपर खड़ा हुआ है, कभी भी हम ब्लास्ट हो सकते हैं। राहुल गांधी बार बार धमकी दे रहे थे, बार बार ये चीज कह रहे थे। और आप एक और चीज देखिए, जब भी राहुल गांधी फॉरेन जाते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। इस टाइम पे भी राहुल गांधी बाहर है। जब ब्लास्ट हुआ तो उससे पहले राहुल गांधी यहां से मस्कट चले गए थे, किसी को बताया नहीं, कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। क्या उनके लिए चुनाव ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि मस्कट जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था? क्या काम था उसको मस्कट के अंदर? मस्कट के बाद वो चले गए लंदन के अंदर। जब पूरी इंक्वायरी ठंडी हो जाएगी तो राहुल गांधी दिल्ली के अंदर आ जाएंगे। राहुल गांधी जब भी जाते हैं, आप देखिए राहुल गांधी मलेशिया गए थे तो उस टाइम पे नायक से मिलके आए थे। और उसके बाद जब ये कोलंबिया गए थे तो डीप स्टेट की एक लेडी है जिससे वहां पे मिलके आए थे। कोलंबिया में क्या करना था राहुल गांधी ने? क्या काम था उनको? राहुल गांधी फॉरेन जाते हैं, कुछ एजेंडे के ऊपर काम करते हैं। राहुल गांधी के डीप स्टेट से कनेक्शन है। राहुल गांधी जब भी बाहर जाते हैं तो यहाँ झटका हो जाता है या ब्लास्ट हो जाते हैं, कोई इंसिडेंट हो जाती है। यहाँ तो पे इसकी भी एजेंसी को पूरा एजेंसियों को जांच करनी चाहिए ना, जांच करे और देखिए फिर अगर ऐसा कुछ मिलता है तो फिर सामने लेके अरेस्ट करे, अगर ऐसा है तो। देखिए देखिए ऐसा है, अगर राहुल गांधी को अरेस्ट कर लेंगे तो आप दिल्ली को जला देंगे, सारे कांग्रेस सड़क पे आ जाएंगे, सारे अपोजिशन वाले सड़क पे आ जाएंगे। आप देखिए अखिलेश यादव की तो एक स्टेटमेंट आ गई है कि यहाँ पे तो जो एजेंसीज है इनको बंद कर देना चाहिए। ये यही चाहते हैं कि यहाँ पे एजेंसीज को बंद करें ताकि इनको फ्री हैंड मिले और देश को बर्बाद करें। जब मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, तो सारे के सारे गुंडे थे उस टाइम पे बाहर थे। और जब अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर थे, जितने भी गुंडे थे उनको लाल बत्ती गाड़ियां दी गई थी कि जाओ और गुंडागर्दी करो। वो तो यही चाहते हैं कि यहाँ पे कोई एजेंसी काम ना करे, वो तो यही चाहते हैं कि देश बर्बाद हो, क्योंकि इनको लाशों के ऊपर राज करना है, इंडिया के ऊपर। लाशें किसकी हो? हिंदुओं की। मुस्लिम की लाशों पे राज नहीं करेंगे, ये लाशों पे राज करेंगे हिंदुओं पे। ये इनका एजेंडा है, ये कांग्रेस का एजेंडा है, ये समाजवादी पार्टी का एजेंडा है। और यही था तेजस्वी यादव का एजेंडा, जो इस टाइम पे बुरी तरह इलेक्शन हार गए, क्योंकि आज के लोग वो समझ चुके हैं कि देश की हालत क्या है, देश को कौन बर्बाद करना चाहता है। ये जो नकली वोटों की बात की जाती है, इसलिए की जाती है राहुल गांधी के पास कि वो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं, पावर में बैठना चाहते हैं, बगैर इलेक्शन जीते या गलत तरीके से आए। और ये इनका मतलब है कि किसी तरीके से इंडिया के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाए, कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया जाए कि यहाँ पे गवर्नमेंट को हटा दिया जाए, राहुल गांधी जाए आके गद्दी में बैठ जाए। आज जो बुरा हाल है अपोजिशन का, वो इसलिए कि राहुल गांधी जैसे लीडर जिस तरीके के भाषण देते हैं, जिस तरीके से एजेंडा चलाते हैं, जिस तरीके से एंटी नेशनल लोगों से मिलते हैं, एक कतर के अंदर जाकर के मिलते हैं पाकिस्तान के आई से, फिर डीप स्टेट से मिलते हैं और इंडिया से बाहर जाकर के, तो यही इनका काम है। इंडिया के अंदर बम ब्लास्ट करना चाहते हैं और जब भी राहुल गांधी जाते हैं तो इंडिया के अंदर एक बॉस ब्लास्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। दर्शकों से भी पूछना चाहेंगे, जो लोग देख रहे हैं, क्या लगता है आपको? जो विश्लेषण हमने किया उसके ऊपर भी अपना कमेंट रखिए। और क्या लगता है कि अगर कांग्रेस की सरकार होती, क्या अच्छे से हैंडल कर सकती थी इन चीजों को? क्या सोचना है आपका? और इस वीडियो को लाइक कीजिए, पूरी वीडियो देखें और सब लोगों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपने विचार जरूर रखें। जो पहली बार जुड़े हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए और सारी जानकारी देने के लिए। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद जय भारत।